नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ी बात कर ली जाए कि ये जो अभी विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं, और 46, मेरे ख्याल में 46 बाई इलेक्शंस होने हैं, इन सब का अर्थ क्या है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस इलेक्शन मेरे हिसाब से लोकसभा 2024 से ज़्यादा अहम ये 5 जो राज्यों के इलेक्शन हैं, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली। मैं हर राज्य के दो दो मुख्य बातों को आपसे बात करूंगा और बाई इलेक्शंस और बाई इलेक्शन में भी मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश। ये मैं इसलिए आपके साथ वो हो रहा हूं कि ये मोदी जी का भविष्य टिका है इन इलेक्शंस पे। कांग्रेस का, इंडिया गठबंधन का, बीजेपी का, एनडीए का, इसका भविष्य नहीं टिका है। इन इलेक्शंस पे मोदी जी का भविष्य टिका है। ये मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड होने जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्शन तय करेंगे कि मोदी जी अब गो वेंट गॉन हो गए, कि मोदी जी इज गोइंग, कि मोदी जी इज कमिंग बैक। ये सब ये इलेक्शन तय करेंगे। मैं एक टेबल इसलिए शुरुआत में आपको दे दे रहा हूं कि ये जरा आप इसके रेफरेंस के साथ जब बात करेंगे तो आपको थोड़ा समझ में आएगा। बीच बीच में ये टेबल 10-5 सेकंड के लिए आती भी रहेगी, जिससे याद। जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, आप टेबल में देख रहे हैं। और हर जगह टोटल कितनी सीट है ये आपको दिख रहा है। कुल सीटें 619 विधानसभा की सीटें। कुल सीटें मतलब विधानसभा की कितनी सीटें। बीजेपी के पास एज ऑन, मतलब जो पिछला इलेक्शन हुआ था, मैं आज नहीं, जब इलेक्शन के अनुसार और उसके बाद आज की तारीख में जब अगर आप देखिए कितनी सीटें हैं, 200 सीटें बीजेपी के पास हैं। 619 में 200 सीटें बीजेपी के पास हैं। एक जनरल इंप्रेशन है एक बीजेपी। और कांग्रेस के पास केवल 96, केवल 96 सीटें, बीजेपी से आधी। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि जम्मू कश्मीर में जो आखिरी सरकार थी, वो जो भी सरकार थी, वो बीजेपी और मतलब पीडीपी की मिली-जुली सरकार थी। तो एक तरह से वहाँ बीजेपी रूल कर रही थी। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है, ये सारी जगह, तीनों जगह बीजेपी की सरकार है। झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है और दिल्ली में इंडिया गठबंधन के एक प्रमुख दल आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब जरा एक एक करके हम लोग सिर्फ दो, मैं हर जगह का दो करूंगा, जिससे नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन हो रहा है, एक तो मोदी जी की मैं बात कर रहा हूँ, मोदी जी का भविष्य है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हिसाब से ये इलेक्शन क्या संदेश देने जा रहा है, जो मुझे लग रहा है। जम्मू कश्मीर का इलेक्शन 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा है। नंबर 1, 370 क्या विकास का पर्याय है, या 370 के आड़ में अगर आपने उसकी स्टेटहुड खत्म की है तो वो ज़्यादा अहम मुद्दा है, नंबर 1। नंबर 2, 105 दिन में अगर वहाँ 26 आतंकवादी गतिविधियाँ हुई हैं लोकसभा इलेक्शन के बाद, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है। क्योंकि वहाँ अगर वोट ज़्यादा पड़ रहे हैं, वोट प्रतिशत ज़्यादा है, तो इस पे मोदी सरकार अपनी पीठ नहीं ठोक सकती है कि उनके विकास और उनके इस वजह से ज़्यादा हैं। 10 साल के बाद अगर वहाँ के आमजन को वोट डालने का अधिकार मिला है, तो वो इसमें पूरे झूम के, जिसको कह रहे हैं, आके वोट दे रहे हैं और इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 2 अहम मुद्दे हैं। जम्मू कश्मीर का इलेक्शन मेरे हिसाब से ये भी डिसाइड करेगा कि इस देश में डेमोक्रेसी की जड़ें कितनी गहरी हैं। अब आ जाइए हरियाणा पे। हरियाणा में 2 इशूज से की बात करेंगे। पहला इशू ये है कि हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर की जो भ्रष्टाचार से बिल्कुल पूरी तरह जो भ्रष्टाचारी सरकार थी, ये लोगों का मैंडेट उस पर आ रहा है। मनोहर लाल खट्टर को हटाने से ये लगा था कि नहीं, जैसा बीजेपी को लगता है, उनके जो चाणक्य हैं और उनके जो नीति निर्माता हैं, उनको लगता था कि नहीं, मनोहर लाल खट्टर को हटा लेंगे, एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी, सैनी जी को ले आएंगे, ओबीसी वोट मिल जाएगा। नहीं, लोगों ने मनोहर लाल खट्टर के मिस रूल को याद रखा है, अभी भी उनको याद है मनोहर लाल खट्टर के। और एक दूसरा जो मुद्दा है, वो मुद्दा है जय जवान, जय किसान और जय पहलवान जुड़ गया है। ये तीनों मुद्दे भी स्पष्ट हो जाएंगे कि इस देश के किसानों ने, आपने एमएसपी का जो वादा करके उनको एक तरह से बेवकूफ़ बनाया है,
आप वहाँ पे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हुड्डा जी ने, वहाँ पे कहा गया है बीजेपी द्वारा कि हम लोग 24 जिन्स का उन्होंने एमएसपी डिक्लेयर कर दिया। 24, उनका कहना है यहाँ 24 फसलें ही नहीं होती हैं। आप अगर इस तरह का एमएसपी कर रहे हैं, किसको भरमा रहे हैं, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं? दूसरा जो जय जवान की बात है, अग्निवीर पे को लेके लोगों का गुस्सा है और जायज़ है, और अग्निवीर इस समय डिसाइडेड होगा। पहलवान जय पहलवान पे विनेश फोगाट उसके एक सिंबल के रूप में वहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, जो जिस तरह का ना केवल भ्रष्टाचार, यौन शोषण, महिलाओं के पहलवानों के साथ इस तरह का बर्ताव, फिर वहाँ उनके गोल्ड मेडल में बहुत से लोगों को अभी भी लगता है कि उसमें कॉन्स्पिरेसी थी, नाडा द्वारा उसको नोटिस भेजना, ये सब चीज़ें जय पहलवान वाला भी कवर कर रही हैं। अब आ जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं, तो महाराष्ट्र में मेरे हिसाब से दो चीज़ें प्रमुख हैं, जो मैं दो कर रहा हूँ। पहला, महाराष्ट्र में जिस तरह से तोड़ा गया, फोड़ा गया, गिराया गया, सुबह सुबह 5 बजे सरकार की शपथ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि बिल्कुल गैर कानूनी सरकार है, मतलब एनसीपी को तोड़ो, शिवसेना को तोड़ो, डराओ धमकाओ, कहाँ ले जाओ, पहले कहाँ अहमदाबाद ले जाओ, फिर कहाँ असम ले जाओ, तो गोवा ले जाओ, मतलब जहाज़ को घुमाओ। वो प्रधान से बुरी हालत जो आपने की, वो इस बार महाराष्ट्र के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि उसको ये देखने वाली बात होगी कि आपके उसको हामी भरते हैं कि आपको बुरी तरह से नकारा जाता है। ये देखने वाली बात हो कि आपकी इस तरह की पॉलिटिक्स को। दूसरा, वहाँ एक अंडरलाइन करंट है जो शायद पहले बहुत प्रमुखता से था, लेकिन वो कहीं ना कहीं है, और वो केवल महाराष्ट्र में नहीं है, वो पूरे देश में है। वो एक मराठी वर्सेस गुजराती मामला केवल महाराष्ट्र में नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी एक अंडरलाइन कहीं ना कहीं है कि जो गुजराती लोग आके वहाँ के ठेकेदार, वहाँ के सब जिस तरह से भ्रष्टाचार, ठेका पट्टा सब उन्हीं को है, तो वो बात कहने वहाँ पे महाराष्ट्र के जिस तरह से इंडस्ट्रीज़ को उठा के आप ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनेंशियल कैपिटल को, वो सब पे भी कहीं ना कहीं अंडरलाइंग है, और वो भी इस इलेक्शन में दिखेगा। अब आ जाइए झारखंड। झारखंड में हेमंत सोरेन को जिस तरह से आपने कॉर्नर किया, आपको याद होगा पहले कितना उनके अगेंस्ट क्या क्या चला था कि इसी से आया तो वो आया तो रिज़ाइन करना पड़ेगा, फलाना ढिमाका, फिर अंतोगत्वा आपने उनको गिरफ्तार करवाया, और आपने गिरफ्तार करवा के फिर वो जेल से छूटे। मतलब कोई आप अभी नहीं चल पाए, इस तरह से तो आप कुछ भी आरोप लगा दें, लेकिन आपने ये किया। लेकिन हेमंत सोरेन के बाहर आने के बाद जिस तरह से आप चंपा सोरेन को तोड़ लिए, कर लिए, वो भी इस समय एक प्रमुख बात है कि आप ये डिवाइसिव पॉलिटिक्स और आदिवासियों के साथ जिस तरह से आपने जेल में डाला, ये किया है, वो उस पर भी एक रेफरेंडम जैसे होगा। और दूसरा, मेरे हिसाब से झारखंड में एक और बहुत अहम बात है, वो है अडानी जी झारखंड में बहुत फंसे हुए हैं। वो एक गोड्डा में प्लांट लगाए हैं, कोयला लाएंगे ऑस्ट्रेलिया से, 700 किलोमीटर इनलैंड ट्रांसपोर्ट मतलब रेल से लाएंगे, फिर गोड्डा झारखंड में जो सबसे बड़ा भंडार है कोयले का देश में, उसी कोयले का वो कोयला इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर उस बिजली बनाएंगे, बिजली ले जाके बेचेंगे बांग्लादेश में, उसको SEZ भी कराएंगे, टैक्स नहीं देंगे, ड्यूटी नहीं देंगे। ये सब करने के बाद सारा इलीगल, मतलब इलीगली क्या, अब उसको क्या बोले, उसको आप गंगा का पानी लेके आएंगे, 36 बिलियन पानी आप लीटर पानी यूज़ करेंगे हर साल, वहाँ की तबाही करेंगे, लोगों की ज़मीन ज़बरदस्ती ली गई है। ये बताया गया है कि पब्लिक पर्पस के लिए ज़मीन ली जा रही है, जबकि वहाँ हिंदुस्तान में किसी का, झारखंड में किसी का यहाँ कोई भला होना वाला, और उसको आप घुमा फिरा के आप उसको सरकार को हिंदुस्तान में ज़्यादा महंगे दामों पर बेचेंगे। ये सब चीज़ें भी स्टेज पे हैं, और इसीलिए बौखलाहट है। झारखंड तो किसी भी तरह से जीतना है, चाहे साम दाम दंड भेद, लेकिन बौखलाहट। अडानी पे मैं फिर आऊँगा, मैं अडानी की फिर बात करूँ। और अंत में दिल्ली में दो चीज़ें मेरे हिसाब से स्टेक्स में। एक, इंडिया गठबंधन का काफ़ी आने वाले समय में कैसे इंडिया गठबंधन अपने सहयोगियों के साथ आपस में इंडिया गठबंधन कैसे चलेगा, वो दिल्ली में काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि दिल्ली भी उसी तरह जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की स्टेक्स थी, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी रूलिंग है, लेकिन कांग्रेस की स्टेक्स हैं, और आज की तारीख में 0 MLA है। तो वहाँ पे जो भी अगर कोऑर्डिनेशन होता है, तो वो आने वाले समय में दोनों के रिश्तों को तय करेगा। तो एक तरह से इंडिया गठबंधन का
काफ़ी कुछ डिपेंड कर रहा है कि दिल्ली इलेक्शन को कैसे लोग एड्रेस करते हैं। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने उस बात को बहुत प्रमुखता से लिया है, क्योंकि ये जो एक बीजेपी सरकार की आदत हो गई, किसी को ईडी में भेज दो, फिर उसको भ्रष्टाचारी 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 करके उसको डिमीन करो, उसको डिस्क्रेडिट करो। तो अरविंद केजरीवाल ने जो एक स्टैंड दिया है कि भाई मैं हट रहा हूं और ये जनता डिसाइड करे, तो मेरे ख्याल में उसकी भी परीक्षा है। मैं थोड़ा बाई इलेक्शंस की भी बात कर लूं। बाई इलेक्शन सिर्फ एक ऐसी जगह है जहां पे यूपी, और खास करके यूपी वाले बाई इलेक्शन में केवल और केवल बीजेपी का फायदा है। आपको लगेगा वहाँ यहाँ 10 सीटें हैं, 5 सपा के पास हैं, 3 बीजेपी के पास हैं, दो सीटें बीजेपी के सहयोगी दलों के पास हैं, 5-5 है। अब बीजेपी अगर 10 सीट जीतती है तब भी फायदा, अगर बीजेपी 10 सीट हारती है तब भी फायदा। आप पूछेंगे कैसे? पहली बात यह कि अगर बीजेपी सारी सीट जीत जाती है, और उसमें भी मिल्कीपुर की एक खास सीट है जो अयोध्या में है, जहाँ पे अवधेश प्रसाद जी ने ऐसी पटकनी दी है कि बीजेपी उस दर्द को महसूस करती है। जब भी पार्लियामेंट चलती है, ऐसा कहते हैं ना, जब भी पूर्वा चलती है, जब भी होती तो वो दर्द तो महसूस है। जब भी पार्लियामेंट चलेगी, अवधेश प्रसाद सामने उपस्थित रहेंगे और आपको वो दर्द देते रहेंगे कि अयोध्या में आपने क्या क्या मंसूबे नहीं, क्या क्या सपने नहीं देखे थे, और वहाँ पर आप चारों खाने चित्त हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो जीत गए 10, तो भाई नेशनली बीजेपी, मोदी जी का जादू चल रहा है। और अगर हार गए तो बीजेपी क्यों खुश होगी? हार गए तो एक बहुत ही सॉलिड बहाना योगी आदित्यनाथ को यहाँ से हटाने का अमित शाह और मेरे ख्याल में बैक्ड बाय मोदी जी को मिल जाएगा कि भाई देखिए तो सब हारी गए, हमने तो इनके ऊपर छोड़ा था, ये हार गए। तो इसलिए बीजेपी को लगता है कि हमारे लिए उत्तर प्रदेश में विन विन है, चाहे जीते चाहे हारे, हर दोनों स्थितियों में हमारा फायदा है। एक बाई इलेक्शन इंपॉर्टेंट है, जिसको जैसे कहा जाता है ना कि भाई वहाँ मत जाना, वहाँ पे बहुत भूत रहता है। एक ऐसा इलेक्शन है जिसका नाम है वायनाड। वायनाड से कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी की उम्मीदवारी घोषित हो चुकी है। अब कितनी देर डिले करोगे? प्रियंका गांधी पार्लियामेंट में, इसमें कोई दो राय नहीं है लोगों को, है कि वो ज़्यादा एग्रेसिव रहती हैं, वो ज़्यादा तीखे प्रहार करती हैं। राहुल गांधी इज़ मोर ऑन पॉलिसी, मोर ऑन लार्जर इश्यूज़। लेकिन प्रियंका गांधी, जब आप कहेंगे कि 88 गाली की 182 गाली दी थी, तो वो भी अपनी किताब निकाल के कहती हैं कि हमारे यहाँ तो 6 वॉल्यूम हो जाएंगे अगर आपकी जो गालियाँ हैं। वो इस तरह का जवाब आपको देना आता है। तो वाई नॉट आपके लिए? अब जो मुख्य बात है वो ये है कि आप अगर अभी देखिए तो मोदी जी जैसा कल किसी ने मुझे दिखाया और इंडिकेट किया, पहली बार ये हो रहा है कि मोदी जी के नाम पे वोट नहीं हो रहा है। अब की बार भाजपा को वोट दीजिए, अब की बार मुझे वोट दीजिए नहीं कह रहे। नहीं तो मोदी जी की पुरानी यही सुई अटकी रहती थी कि आप इनको नहीं वोट दे रहे हैं, आप मुझे वोट दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, मुझे वोट दे रहे हैं। नहीं, अब की मोदी जी कह रहे हैं मुझे वोट दे रहे हैं, आप बीजेपी को वोट दीजिए। तो मोदी जी का एक तो सुर बदला है, नया सुर दिख रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है जिस वजह से जहाँ से चर्चा शुरू हुई थी, ये इलेक्शन 2024 का बीजेपी में मोदी जी इस तरह की एक नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं, फ्लूक था, पता नहीं था, अरे हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, हार गए, वो हो गया, तैयारी नहीं थी, योगी आदित्यनाथ ने वहाँ साथ नहीं दिया, उन्होंने वहाँ नहीं किया, ये नहीं हुआ, ये सब बातें करते हैं। लेकिन ये तय है कि उत्तर प्रदेश में जो हारे हैं वो मोदी जी की वजह से हारे हैं। अब अगर ये बाई इलेक्शन, अब ये जो 5 स्टेट के इलेक्शंस होते हैं और इसमें बीजेपी खराब परफॉर्म करती है, तो ये तय हो जाएगा। जैसे आप जब थ्योरम लिखते थे मैथमेटिक्स की, तो अंग्रेजी में QED लिखा जाता था नीचे, इट इज़ प्रूव्ड। उसी तरह से, या जब दस्तखत करते हैं तो नीचे एक सील लगती है, एक सील लगाई जाती है, सील के बाद ही माना जाता है कि अब ये पक्का कागज़ है। तो ये जो विधानसभाओं के इलेक्शन और बाई इलेक्शन है, ये मोदी जी के दिन पूरे हो गए हैं इस बात को कि सील लगेगी इस बार कि मोदी जी का जादू ख़त्म हो चुका है। वो 2024 में घुमा फिरा के कि मोदी 3 कर रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। मोदी जी इज़ ऑन हिज वे आउट। और अगर ये जो 5 राज्यों के इलेक्शन हैं, जिसमें जैसी अभी उम्मीद है उस तरह के अगर रिजल्ट आते हैं, तो 2029 तो बहुत लंबा मंजिल होगी मोदी जी के लिए। फिर उनको शायद उत्तर प्रदेश में, जैसे वो कह रहे थे ना, उत्तर प्रदेश का जब 2027 चुनाव है, उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर रहे ना रहें, लेकिन मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।